Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to Session 8 of Computer Fundamentals. आपका सेशन 8 में स्वागत है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप। हम इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या कंसेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी क्या होती है, कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारी जो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज थी, उससे कैसे डिफरेंट है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इस सेशन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स जो हम लोग ऊप में यूज करते हैं। सो फर्स्ट इज लर्न द बेसिक कंसेप्ट्स यूज्ड इन ऊप। सेकंड, डिस्क्राइब द वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय ऊप। ऊप्स के हमारे पास क्या फायदे हैं हमारे पास। थर्ड, एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन ऑफ ऊप। प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन क्या है हमारी ऊप्स की। नाउ कम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो क्या होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली होता क्या है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, हम इसमें क्रिएट करते हैं प्रोडक्टिविटी जो यूज हम लोग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी जो हम लोगों ने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में फाइंड आउट करी थी, उन अप्रोचेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें ओवरकम कर रहे हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, object-oriented programming is a different approach to programming. It has been created with a view to increase the programmer's productivity by overcoming the weakness found in procedural programming approach. Over the years, many object-oriented programming languages such as C++ and Small talk to have come up, becoming quite popular in the market. जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो C++ हो गई, जावा हो गई, ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हमारी पॉपुलर हैं हमारी मार्केट में। The major need of developing such languages was to manage the ever-increasing size and complexity of the programs. जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे साइज इंक्रीज करते हैं प्रोग्राम्स को, उनको मैनेज करना हमारा बेसिक मोटिव था इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करना। नाउ कम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। The following are the basic concepts used in the object-oriented programming. First, objects, classes, data. हमारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं और हमारा डेटा क्या होता है। ये हमारे 3 बेसिक कंसेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। Then comes abstraction, modularity, inheritance, polymorphism. Now let's talk about objects. अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। It can represent a person, a bank account, or any item that program can handle. When a program is executed, the objects interact by sending a message to another. अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंसान भी हो सकता है, वो बैंक अकाउंट भी हो सकता है, वो कोई भी आइटम हो सकता है जो हमारा प्रोग्राम क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। जब भी कोई हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ऑब्जेक्ट्स उससे इंटरैक्ट करता है बाय सेंडिंग अ मैसेज टू अनदर। वो क्या करता है, एक मैसेज सेंड करता है दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल,
If a customer and account are the two objects in a program, the customer object may send a message to account object requesting for the bank balance. Each object contains data and the code to manipulate the data. अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट में हमारा डेटा होता है या कोड होता है जो उस डेटा को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, चेंज करता है. लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल ओवर हियर कि एक हमारे पास कस्टमर है और एक अकाउंट है. तो ये क्या है, हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे किसके, एक प्रोग्राम के. तब एक कस्टमर मैसेज सेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट अकाउंट को रिक्वेस्टिंग फॉर अ बैंक बैलेंस. अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स कैन इंटरैक्ट विदाउट हैविंग टू नो द डिटेल्स ऑफ ईच अदर्स डेटा और कोड. ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं इवन दो उनको उनके कस्टमर की डिटेल्स ना पता हो, उनके डेटा की डिटेल्स ना पता हो या फिर उसकी कोड की डिटेल्स भी ना पता हो, तब भी आपस में कोई दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट कर सकते हैं. It is sufficient to know the type of message accepted and the type of response returned by the object. तो हमारे लिए ये sufficient होता है कि किस तरीके का मैसेज हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बदले में हम लोग उसको क्या रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा काम है ऑब्जेक्ट्स का. Now come classes. We have just mentioned that objects contain data and the function or the code to manipulate the data. The entire set of data and code of object can be made a user-defined data type with the help of classes. In fact, objects are variable of two type classes. Once a class has been defined, we can create any number of objects associated with that class. अगर हम लोग बात करते हैं क्लासेस की, तो अभी हम लोगों ने मेंशन करा कि ऑब्जेक्ट हमारे क्या कंटेन करते हैं, कोई भी डेटा कंटेन करते हैं, कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी कोड कंटेन करते हैं जो उस डेटा को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है. तो जो हमारा एंटायर सेट होता है डेटा कोड का, वो हम लोग यूजर डिफाइंड बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लासेस का यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास की, किस टाइप. और एक बार अगर हम लोगों ने क्लास डिफाइन कर दी तो हम लोग उसके साथ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एसोसिएट कर सकते हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसके हम लोग बना सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ओवर हियर एग्जांपल. हमारे पास मैंगो, एप्पल और ऑरेंज क्या है, ये सारे मेंबर्स ऑफ क्लास हैं और वो क्लास क्या है हमारी, फ्रूट. अगर हम लोगों ने फ्रूट डिफाइन कर दी एज अ क्लास, then the statement fruit mango will create an object and mango belonging to the class fruit. Let's talk about an example over here. For example, mango, apple and orange are the members of class fruit. A fruit has been defined as a class. Then the statement fruit mango will create an object mango belonging to the fruit class. Now comes data abstraction. अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन हमारा बेसिकली डील करता है जो भी हमारे एसेंशियल फीचर्स हैं, हम लोग उनको अपने रिप्रेजेंट करें, उनको एड ऑन करें विदाउट यूजिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स. So if we talk about the abstraction refers to the act of representing essential features without including the background details. To understand this concept more clearly, take an example of switchboard. You only press a particular switches as per your requirement. You need not know the internal working of these switches. What is happening inside is hidden from you. This is abstraction, where you only know the essential things to operate on switchboard without knowing the background details of the switchboard. So, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शंस की, तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया एक स्विच बोर्ड का
तो हम लोग स्विच बोर्ड में सिर्फ वही बटन प्रेस करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी वायर किसके साथ कनेक्टेड है, कौन सा स्विच कहाँ पे जा रहा है, ये कौन सी वायर किसके साथ कनेक्टेड है और किसके साथ कनेक्टेड है, ये सब फीचर्स हमें नहीं पता होता। सो दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इफ वी टॉक अबाउट स्विच बोर्ड, कि हमने उसके सिर्फ एसेंशियल फीचर्स थे, सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट करे, उसकी जो बैकग्राउंड डिटेल्स थी वो हम लोगों ने ऐड ऑन नहीं करी। Now come data encapsulation. If we talk about data encapsulation या encapsulation, तो encapsulation is a most basic concept of OOP. It is a way of combining both data and the functions that operate on the data under a single unit. The only way to access the data is provided by the functions, and these functions are considered as the member function in C++. It is not possible to access the data directly. If you want to reach the data item of an object, you call a member function of object. It will read the data item and return the value to you. अगर हम लोग बात करते हैं एनकैप्सुलेशन की, तो एनकैप्सुलेशन हमारा क्या है, बेसिकली हम लोग बोथ डेटा और उसकी फंक्शनैलिटी को क्या कर रहे हैं, कंबाइन करवा रहे हैं और उसको ऑपरेट कर रहे हैं हम एक सिंगल यूनिट में। तो हम इसमें जो डेटा एक्सेस करवा रहे हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय द फंक्शंस, और ये फंक्शंस हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, एज अ मेंबर फंक्शन इन C++। हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग डेटा को एक्सेस कर सके डायरेक्टली। अगर हम लोग डेटा आइटम को रीच करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग उसके मेंबर फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट में, और वो रीड करता है हमारे डेटा आइटम को और उसकी वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो वो होता है हमारा डेटा एनकैप्सुलेशन। The data is hidden, so it is considered as safe and far away from accidental alteration. Data and functions are said to be encapsulated in a single entity. So जो डेटा हम लोग यूज कर रहे थे वो क्या है, हमारा डेटा हिडन है और वो सेफ है कि कोई उसमें ऑल्टरेशंस ना कर सके, कोई उसमें चेंजेस ना कर सके। तो हमारा जो डेटा है और जो फंक्शंस हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एनकैप्सुलेटेड, और उसको हम लोग एनकैप्सुलेट किस में करते हैं, एक सिंगल एंटिटी में एनकैप्सुलेट करते हैं। नाउ कम्स मॉड्यूलैरिटी। अगर हम लोग मॉड्यूलैरिटी की बात करते हैं तो मॉड्यूलैरिटी बेसिकली क्या है, हम लोग एक प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं उसके इंडिविजुअल किसमें, कंपोनेंट्स में। ये हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है और हमारे पास नंबर ऑफ वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट बाउंड्रीज भी क्या करता है, क्रिएट करता है। सो इफ वी टॉक अबाउट द मॉड्यूलैरिटी, इट इज द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम into individual components called modularity. It gives the following benefits. It reduces its complexity to some extent. It creates a number of well-defined documented boundaries within a program. Module is a separate unit itself. It can be compiled independently through it has links with other modules. Modules work quite closely in order to achieve a programmer's goal. जो भी हम लोग मॉड्यूल की बात करते हैं तो मॉड्यूल बेसिकली हमारे क्या होते हैं, एक सिंगल एंटिटी होते हैं और वो काम करते हैं इंडिपेंडेंटली। अगर हम लोग उनको इंडिपेंडेंटली कंपाइल करवाना चाहें या फिर हम लोग दूसरे मॉड्यूल के साथ उनको साथ कंबाइन करके कंपाइल करवाना चाहें तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉड्यूलैरिटी। अगर हम लोग मॉड्यूलैरिटी की बात करते हैं तो मॉड्यूल्स जो होते हैं, जो हमारा गोल होता है एक प्रोग्राम का, उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं।
Now let's talk about inheritance. Inheritance बेसिकली हमारा क्या डील करता है? इनहेरिटेंस में ये होता है कि जो हमारे फर्स्ट के फीचर्स होते हैं, जो फर्स्ट क्लास के फीचर्स हैं, अगर वो ही हम लोग सेकंड क्लास के फीचर्स में चाहते हैं तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? इनहेरिटेंस का यूज करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट इनहेरिटेंस, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो आपके फादर में फीचर्स हैं वो क्या है? ऑटोमेटिकली आप में भी आ गए हैं. तो इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस. या फिर जो हमारे फादर ग्रैंडफादर के फीचर्स हैं वो सारे क्या हैं? आप में भी हैं. तो ये क्या है? हमारा एक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है. सो इफ वी टॉक अबाउट इनहेरिटेंस, it is a capability to define a new class in terms of an existing class. An existing class is known as base class and the new class is known as derived class. Number of examples can be given in this aspect. For example, a motorcycle is class in itself. It is also a member of two-wheel class. Two-wheeler class in term of member of automotive class. And automotive is an example of base class and two-wheeler is a derived class. In simple words, we can say motorcycle is a two-wheeler automotive. If we talk about next, अगर हम लोग अगली बात करते हैं तो इनहेरिटेंस में हमारे पास फीचर्स होते हैं कि हम लोग जो डेटा होता है वो किसके बेसिस पे होता है? जेनरिक्स के बेसिस पे होता है. तो अगर हम लोग C++ की बात करते हैं तो C++ supports such hierarchical classification of classes. The main benefit of inheritance is we can build a generic base class that is obtained a new class by adding some new feature to an existing class and so on. Every new class is defined in that way consists of features of both classes. Inheritance allows the existing class to adapt it to the new application without a need of modification. मतलब हम लोग कुछ फीचर्स ऐड करके अपना एक नई क्लास बना सकते हैं और उस नई क्लास में हमारे दोनों क्लासेस के क्या होंगे? फीचर्स होंगे. तो कोई ज़्यादा हम लोगों को एग्जिस्टिंग क्लास को हम लोग अडाप्ट कर सकते हैं किसी भी नई एप्लीकेशन के लिए विदाउट डूइंग मच मॉडिफिकेशन. Now let's talk about polymorphism. Polymorphism is a key power to OOP. It is a concept that supports the capability of a data to be processed in more than one form. For example, an operation may exhibit different behavior in different instances. The behavior depends upon the two types of data used in the operation. Let us consider operation of two addition or for two numbers. The operation will generate the sum. If operands are strings, then operation would precede the third string by the concatenation. अगर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या सपोर्ट करता है? जो हमारे डेटा की क्या कैपेबिलिटी है जो हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं एक या ज्यादा फॉर्म में, तो वो क्या है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म में. नाउ कम बेनिफिट्स ऑफ OOP. OOP के हमारे क्या क्या फायदे हैं? OOPs जो है हमारे पास बहुत सारे फायदे हम लोगों को प्रोवाइड करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में हमारे पास OOPs का एक अच्छा कंसेप्ट है और हमें क्वालिटी जो प्रोवाइड करनी है अपने सॉफ्टवेयर की वो भी क्या होती है? हमारी इंक्रीज हो जाती है. तो हमारे जो प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है. हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो भी बेटर हो जाती है. इसके जो सॉफ्टवेयर की जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो क्या हो जाती है? इसमें कम हो जाती है. सो लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ OOP. OOP provides a lot of benefits to both the program designer and the user. Object-oriented approaches help in solving many problems related to the software development and the quality of software product.
The new technology assures the greater programmer productivity, better quality of software, and lesser maintenance of cost. The major benefits are software complexity can be easily managed, object-oriented systems can be easily upgraded. It is quite easy to partition the work in the project-based class based on objects. Now come programming application of OOPS. प्रोग्रामिंग में क्या एप्लीकेशन है OOPS की, हम लोग अब उसके बारे में बात करेंगे. Now, if we talk about the programming application of OOPS, हमारे जो OOPS की प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे पास एक बहुत सारी हम लोग एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं. हम लोग जो है उसको बहुत सारी एरियाज में हम लोग यूज कर सकते हैं. हम लोग वर्ड बेस्ड डॉक्यूमेंट्स में, विंडोज बेस्ड डॉक्यूमेंट्स में हम लोग यूज कर. सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रोग्रामिंग application of OOP has become one of the programming buzzword today. There appears to be a great deal of excitement and interest among the software programmers using OOP. Applications of OOPs are gaining importance in many areas. OOP has been extensively used in the development of Windows and Word-based systems such as MS Windows, X Windows, etc. The promising application areas of OOPs are: first, multiple data structure. हमारा जो data structure है वो क्या है? This is a multiple है. So this is an application where the same data structure is used many times. For example, window data structure is used multiple times in windowing a system. Then data in multiple programs. This is an application where same operations are performed on a data structure in different programs. For example, record validation in an accounting system. Now comes the other application areas of OOPs are parallel programming, simulation, modeling, artificial intelligence and expert system, neural networks and CAD systems. Now do it yourself. These are the questions which you have to do it yourself. First question is, what are the features of OOPs? Second question, explain the terms following briefly. First, data abstraction, data encapsulation, polymorphism and inheritance. Then describe the briefly of the various benefits of OOPs. Happy learning, we learning.